हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास को। इससे पहले हमने जो समाप्त किया है वो है हमारा टेक्सटाइल। उम्मीद है कि टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस आप सभी ने देखी होगी। आज आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस सेट है, वो है सेट नंबर 4 और इससे पहले हमने सेट नंबर 3 तक कर लिया है। अगर आपने अभी तक बाल विकास की तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। बाकी आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो एक नवजात शिशु के बारे में चर्चा करेंगे। एक भ्रूण के बारे में कुछ बातें चर्चा करेंगे। समझते हैं, कुछ चीज़ों को हमने पहले भी पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें ज़रूर आपको नहीं मिलेंगी, तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपने पहले चीज़ों को नोट डाउन किया है। अगर आपने थियरी की क्लासेस नहीं ली हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर लीजिएगा। चलिए, हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय शिशु की मांसपेशियाँ होती हैं, कैसी होती हैं? आप परिपक्व अविकसित होती हैं, परिपक्व होती हैं, विकसित होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक नवजात शिशु होता है या जो जन्म लिया हुआ शिशु होता है, जन्म के समय उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो अविकसित और अपरिपक्व होती हैं। उनमें परिपक्वता नहीं पाई जाती है। अगर हम मांसपेशियों की बात करें, तो मांसपेशियाँ तो आपकी अपरिपक्व और अविकसित होती ही हैं, साथ ही साथ जो उनकी अस्थियाँ होती हैं, वो भी बड़ी लचीली होती हैं, कोमल होती हैं। और वो उसमें उनकी अस्थियों में आपको कैल्शियम का अभाव देखने को मिलता है। जो नवजात की हड्डियाँ होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? तो वो कार्टिलेज से बनी होती हैं और इसीलिए वो बड़ी ही कोमल होती हैं। तो धीरे-धीरे मालिश वगैरह से वो मजबूत बनते हैं। धीरे-धीरे उनमें कैल्शियम जमा होता है और हड्डियाँ क्या होती हैं? कड़ी हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, वो बड़ी लचीली होती हैं, आप उन्हें जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज की चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बच्चे का वज़न क्या होता है, बच्चे की लंबाई क्या होती है, किस माह में कितनी लंबाई होती है, कब उसकी लंबाई 2 गुनी होती है, कब उसकी लंबाई 3 गुनी होती है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम जब पढ़ते हैं, अभी आपने थ्योरी की क्लासेस में देखा होगा कि हम देखते हैं कि बच्चा कितने महीने में बैठना स्टार्ट करता है, कितने महीने में बच्चा सहारे से खड़ा होता है, कितने महीने में बच्चा चलने लगता है, किस मंथ में उसके कितने दाँत आ जाते हैं, किस अवस्था तक उसके सारे दाँत आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भले ही आपने अपनी लाइफ में अपने घर के बच्चों में अलग देखा हो, लेकिन आपको आंसर इसी जो आपकी बुक में दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कहा गया है कि जो बच्चा होता है, बच्चा 9वें महीने में 8वें महीने में बैठना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, नहीं हमारा बच्चा तो छठे महीने में बैठना स्टार्ट कर दिया था। नहीं, आपको बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आज की जो आपकी क्लास है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, आपको इन्हें ध्यान रख लेना है। जैसे जब हम बात करते हैं जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है, कितनी होती है? 12 से 15 इंच की होती है, 16 से 18 इंच की होती है, 18 से 20 इंच की होती है या फिर 22 से 25 इंच की होती है। तो ये हमने देखा है, हमने पढ़ रखा है कि जो एक जन्म लिया हुआ जन्म के समय जो शिशु होता है, उसकी जो औसत लंबाई होती है वो 18 से 20 इंच होती है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो 16 इंच का था या 17 इंच का था। आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक? इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
जन्म के समय नवजात का औसतन भार कितना होता है? 2 से 3 किलोग्राम होता है, 3 से 4 किलोग्राम होता है, 5 से 8 ग्राम होता है, 8 किलोग्राम होता है या फिर 7 से 8 किलोग्राम होता है। तो 5 से 8 और 7 से 8 ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 2 पे जाते हैं, तो 2 हमारा क्या है, बहुत कम हो जा रहा है। तो इसीलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ जाना है, 3 से लेकर 4 किलो के अंतर्गत रहना है। तो जो एक नवजात शिशु की औसतन भार होता है या नवजात शिशु का जो औसतन भार होता है, वो 3 से लेकर 4 किलोग्राम के बीच में होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के जन्म के समय का 3 गुना भार कब हो जाता है? मतलब जो जन्म के समय भार है उसका वो अपने जन्म के भार का 3 गुना कब हो जाता है? क्या 6 माह की अवस्था में हो जाता है? 1 वर्ष की अवस्था में हो जाता है? 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है या फिर वो 7 वर्ष की अवस्था में अपने जन्म भार का 3 गुना हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं जन्म के समय के 3 गुने भार की, तो बच्चा 1 वर्ष में हो जाता है। यहीं पर आप हमें एक क्वेश्चन ये बताइए कि बच्चा कब अपनी लंबाई का 2 गुना हो जाता है? अपनी जन्म की लंबाई के 2 गुना कब तक हो जाता है? ठीक? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जन्म के कितने समय बाद बच्चों के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? क्या 2 से 4 माह के बाद प्रारंभ हो जाता है? 6 से 7 माह बाद प्रारंभ हो जाता है? 12 से 15 माह बाद प्रारंभ हो जाता है या फिर 2 वर्ष के बाद? तो जो बच्चों के दाँत निकलने प्रारंभ होते हैं, वो दाँत निकलना आपका प्रारंभ होता है 6 से लेकर 7 माह के बीच में। क्योंकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, 2 से 4 माह, ये थोड़ा-सा ना ऊपर-नीचे होता रहता है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। जैसे अभी यहाँ पर 5 से 6 माह दिया होता, तब हम 5 से 6 माह पर जाते। अब हमारे पास 2 से 4 है, बहुत कम है। बाकी आप ये समय देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो आप कितना समय लगाएँगे? 6 से लेकर 7 माह के बीच में बच्चों के दाँत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने देखा है 5वें माह में ही बच्चों के दाँत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं ना? किसी बच्चे के 7वें माह में निकलते हैं और आपने देखा होगा कभी-कभी बच्चों के 8वें माह में जाकर दाँत निकलते हैं, 7वें माह में जाकर दाँत निकलते हैं। तो ये थोड़ा अलग-अलग निकलता है, बट हमें ध्यान रखना है 6 से 7 माह के बीच में बच्चों के दाँत जो हैं वो निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बच्चों के दाँत निकलने के क्रम में सबसे पहला दाँत कौन-सा निकलता है? आप उसका एक बार नाम ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस उम्र तक बच्चों के सभी अस्थायी दाँत निकल जाते हैं? और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के अस्थायी दाँत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अगर हम बात करें वयस्कों की, तो उनमें 32 दाँत होते हैं। ये जो 20 होते हैं, पहले सेट जो होते हैं, दाँतों के पहले सेट, ये अस्थायी होते हैं और ये बाद में पहले ये निकलते हैं, उसके बाद जब ये गिरते हैं, तो इनके स्थान पर अस्थायी दाँत निकलते हैं। लेकिन जब हम अस्थायी दाँतों की बात करते हैं, तो वो 20 होते हैं। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। ध्यान रखिएगा आप कि बच्चों के जो दूध के दाँत बोले जाएँ या दाँतों का प्रथम सेट बोला जाए या फिर अस्थायी दाँत बोला जाए, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन तीनों का आंसर एक ही होगा क्या? 20, ठीक? लेकिन यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने दाँत निकलेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किस उम्र तक बच्चों के सभी अस्थायी दाँत निकल जाते हैं। क्या 1 वर्ष में, 2 मतलब ढाई वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 7 वर्ष में?
तो जब हम बात करते हैं अस्थायी दाँत निकलने के, तो वो 2.5 वर्ष की उम्र तक बच्चों के सारे अस्थायी दाँत अर्थात जो उनके 20 दाँत हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कब ये निकल जाते हैं, कब ये गिरना स्टार्ट होते हैं या कब अस्थायी दाँत निकलते हैं, ठीक? ये दाँतों से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों के अस्थायी दाँतों की संख्या 20 है, हमें इसे याद करने की आवश्यकता है नहीं। अभी इससे पहले हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया, चाहे अस्थायी दाँत बोला जाए, चाहे दूध के दाँत बोला जाए, चाहे बोला जाए कि दाँतों का प्रथम सेट, ठीक? तो आपका आंसर एक ही आएगा 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस उम्र तक बच्चों के 1-2 अस्थायी दाँत निकल जाते हैं? मतलब अस्थायी हट जाएगा, गिर जाएगा और अस्थायी दाँत निकल आएगा। क्या ये 2 वर्ष की उम्र तक होगा, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में? तो जो 6 वर्ष की उम्र होती है, 6 वर्ष की उम्र तक 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों के 1-2 अस्थायी दाँत निकल जाते हैं, ठीक? अस्थायी गिरता है, अस्थायी निकलता है। तो 2.5 वर्ष की उम्र तक या 2 वर्ष भी आपको देखने को मिल सकता है। 2.5 वर्ष की उम्र तक बच्चों के सारे अस्थायी दाँत निकल जाते हैं, लेकिन 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों के 1-2 अस्थायी दाँत आ जाते हैं, ठीक? चलिए, ये अलग-अलग अवस्थाओं में आपके जो अस्थायी दाँत हैं, निकलते हैं। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये कह रहा है, बच्चों के अस्थायी दाँत गिरना कब शुरू होता है? देखिए, अभी जो इससे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था या देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। इनके पूछने का तरीका अलग हो गया है। क्या? कि 2 से 2 वर्ष की उम्र में गिरता है, 6 से 7 वर्ष की उम्र में गिरता है, 12 से 15 वर्ष की उम्र में गिरता है या फिर 18 से 20 वर्ष की उम्र में गिरता है। तो अभी-अभी तो हमने यही देखा था कि बच्चों के 1-2 अस्थायी दाँत कब निकलते हैं? जब अस्थायी दाँत गिरेंगे तो उन्हीं के स्थान पर ही तो निकलेंगे आपके अस्थायी दाँत। तो जब 6 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी दाँत आपके निकल रहे हैं, तो 6 से 7 वर्ष की उम्र में ही आपके अस्थायी दाँत भी गिरना प्रारंभ होंगे। जब हमारे अस्थायी दाँत गिरना प्रारंभ होते हैं, तब जाकर अस्थायी दाँत निकलता है, ठीक? क्वेश्चन दोनों एक ही था, बस पूछने का तरीका अलग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहा जा रहा है, बच्चों में सबसे पहले कौन से दाँत निकलते हैं? क्या सेंट्रल इंसिजर निकलता है, कैनाइन निकलता है, मोलर निकलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा जब बच्चों के दाँत निकलते हैं, तो बड़ा प्यारा-सा लगता है। मतलब जो 2 दाँत आगे के होते हैं जैसे चूहों की तरह, है ना? आपने देखा होगा बच्चा जब मुस्कुराता है तो कितना अच्छा लगता है। हम बार-बार उसको मुस्कुराने के लिए या हँसने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो 2 दाँत आगे के निकलते हैं वो देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चों में सबसे पहले कौन-सा दाँत निकलता है, तो जो दाँतों के निकलने का क्रम है वो आपका सेंट्रल इंसिजर है। कौन-सा है? सेंट्रल इंसिजर होता है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है, अंतिम 4 दाँत जिसे हम अक्ल का दाँत या बुद्धि का दाँत कहते हैं, वो कब निकलता है या किस उम्र में निकलता है? 14 से 16 वर्ष की उम्र में, 15 से 20 वर्ष की उम्र में, 17 से 25 वर्ष की उम्र में या फिर 35 से 40 वर्ष की उम्र में। अंतिम दाँत मैंने देखा है कि ये 32 दाँत हर किसी को नहीं निकलता है। कभी-कभी आपने देखा होगा किसी-किसी को 32 दाँत नहीं होते हैं। बट ये जो आपके अंतिम 4 दाँत होते हैं, जिसे हम बुद्धि का दाँत या फिर हम इसे अक्ल का दाँत कहते हैं, ये 17 से लेकर 25 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। बट अपवाद स्वरूप आपने देखा होगा 17 साल तक निकल ही जाते हैं कई लोग को, है ना? बट हमें ध्यान रखना है कि 17 से लेकर 25 वर्ष की उम्र में ये अक्ल का दाँत
दाँत निकलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस अक्ल के दाँत का या बुद्धि के दाँत का हमारे बुद्धि से संबंध नहीं होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 10 वर्ष की आयु तक लगभग कितने अस्थाई दाँत निकल जाते हैं? मतलब आपके अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि लगभग 10 वर्ष की आयु तक कितने अस्थायी दाँत गिर जाते हैं या कितने अस्थायी दाँत निकल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने अस्थायी गिरेंगे उतने ही अस्थायी निकलेंगे। पूछा किसी भी फॉर्म में जा सकता है। क्या 4 से 6 दाँत निकलते हैं? 10 से 12 दाँत निकलते हैं? 14 से 16 दाँत निकलते हैं या 20 से 25 दाँत निकल जाते हैं? जब हम बात करते हैं 10 वर्ष की उम्र तक, ये उम्र भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जब हम 10 वर्ष की उम्र तक बात करते हैं, तो जो हमारे अस्थायी दाँतों की संख्या होती है, वो 14 से लेकर 16 तक हो जाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 वर्ष की आयु में लगभग कितने अस्थायी दाँत निकल जाते हैं? क्या 20 से 22 दाँत निकल जाते हैं या फिर 25 से 27 दाँत निकल जाते हैं या 27 से 28 दाँत निकल जाते हैं या फिर आपके 32 दाँत निकल जाते हैं? तो आपने देखा अभी कि जब हम 32 की बात करेंगे अर्थात जब हमारे 4 जो बुद्धि के दाँत हैं, अक्ल के दाँत हैं, जब वो दाँत निकलेंगे तभी तो हमारे 32 होंगे। तो ये आपका 17 से 25 की उम्र में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं 13 से लेकर 13 वर्ष की आयु तक, तो इस उम्र तक लगभग-लगभग आपके 27 से 28 दाँत निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपने दाँतों से संबंधित आई थिंक लगभग-लगभग 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष की अवस्था तक हृदय एवं रक्त वाहिनियों का विकास तीव्र गति से होता है? क्या ये 6 वर्ष की आयु तक होता है, 15 वर्ष की आयु तक होता है, 20 वर्ष की आयु तक होता है या फिर 25 वर्ष की आयु तक होता है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हृदय और रक्त वाहिनियों के विकास की तीव्र गति की। तो ये आपका लगभग 6 वर्ष की आयु तक ये जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। और आपको पता है कि विकास हमारा ऐसे नहीं चलता, ऐसे भी नहीं चलता है। विकास आपका कैसे होता है? विकास आपका ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नवजात के शरीर के तापमान के बारे में सत्य कथन बताइए। जो नवजात हैं, इनका तापमान सुबह के समय कम रहता है, इनका तापमान शाम के समय अधिक रहता है, दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, उनका टेम्परेचर बदलता रहता है, यानी कि सुबह के टाइम में उनका टेम्परेचर कम रहता है, उनका तापमान कम रहता है, जबकि शाम के टाइम में उनका तापमान अधिक हो जाता है। तो उपरोक्त दोनों बातें आपकी सही कही गई हैं एक नवजात के बारे में। ठीक? चलिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक नवजात के शरीर का तापमान कितने से कितना रहता है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन-सा है? क्या वंशानुक्रम है, वातावरण है या फिर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या ये सभी प्रभावित करती हैं? तो बच्चों के विकास, शारीरिक विकास को प्रभावित करने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि हम शारीरिक ही बात कर रहे हैं, जबकि मानसिक विकास में भी ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो ये चारों के चारों तीनों चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अब चाहे वो आपका वंशानुक्रम हो, वातावरण हो या फिर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हो, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, क्या आप हमें कोई 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बता सकते हैं? फिजियोलॉजी में बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और वैसे भी आपको थोड़ा बहुत जैसे हमारी कौन-सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बाह्यस्रावी कौन-सी हैं और मिश्रित ग्रंथि हमारी एक ही है, आप हमें उसका नाम भी बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक रचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 8 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो ध्यान रखेंगे जब हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक रचना की, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 हैं कौन-कौन? तो परेशान नहीं होना है, आगे मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, जो अभी-अभी आपने देखा कि उत्तर बाल्यावस्था की संरचना कितने भागों में है? तो मुख्यतः 3 हैं। कौन-कौन से हैं? एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक रचना का मुख्य प्रकार कौन-सा है? तो यही तीनों हैं। अब इन तीनों की कुछ अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा एकदम दुबले-पतले से होते हैं, एकदम बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मतलब अगर आप उनको तेज़ हवा में ले जाकर खड़ा कर दें, तो वो उड़ जाएँगे, बहुत हल्के होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो गठीले होते हैं, मतलब ठीक-ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं ना, जितनी लंबाई लगभग उसके हिसाब से उनकी चौड़ाई होती है। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि एकदम मोटे थुलथुले होते हैं, खाए-पिए एकदम कैसे कह सकते हैं कद्दू जैसे दिखते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं और सामान्यतः आपने इनको देखा होगा। अब ज़रा हम थोड़ा-थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो ये अलग-अलग एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? तो थोड़ा-सा हम इनके बारे में चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। सबसे पहले हमने रखा है दुबले-पतले शारीरिक रचना वाले व्यक्ति को। तो जो दुबले-पतले शारीरिक रचना वाले व्यक्ति हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं? वो मेसोमॉर्फिक होते हैं? हेक्टोमॉर्फिक होते हैं या फिर एंडोमॉर्फिक होते हैं? तो आपको पता है कि हमने 3 ही की बात ही की थी, एंडो, एक्टो, मेसो, यही 3 हमने बात की थी। तो जो आपके एकदम दुबले-पतले लकड़ी जैसे, जिनको थोड़ा-सा धक्का दे दो तो गिर जाएँगे, शायद उनकी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। तो ऐसे जो दुबले-पतले लोग होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एक्टोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। ठीक? क्या कहते हैं? एक्टोमॉर्फिक कहते हैं और ये बड़े कमज़ोर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लंबे, गठीले, ताकतवर। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग को हम क्या कहते हैं या कौन होते हैं? क्या ये एक्टोमॉर्फिक होते हैं? क्या ये एंडोमॉर्फिक होते हैं? क्या ये मेसोडर्म होते हैं? या फिर ये मेसोमॉर्फिक होते हैं? जब हम बात करते हैं गठीले, लंबे, ताकतवर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की, तो ये कौन होते हैं? ये आपके मेसोमॉर्फिक होते हैं। अच्छा, ये तीनों तो आपने देखा, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। लेकिन जब हम बात करते हैं मेसोडर्म, ये क्या है? आपने कहाँ पढ़ा था? अभी 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा था भ्रूण की परतों के बारे में। भ्रूण की 3 परतें थीं। ज़रा आप हमें ये बताइए कि वो तीनों परतें हैं कौन-कौन से? मध्य परत तो आपकी यहाँ पर दी गई है। आप हमें आंतरिक और बाह्य परत एक बार बता दीजिए, ठीक? यहाँ पर ज़्यादा हार्ड मैंने आपसे नहीं पूछा। ये मैंने आपसे नहीं पूछा है कि कौन-सी परत में किसका निर्माण होता है। बस हमने आपसे यही पूछा है कि आंतरिक परत और बाह्य परत जो भ्रूण की होती है, वो कौन-सी होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। गोल-मटोल थुलथुले शक्तिहीन लोग होते हैं, यानी कि इनमें ताकत नहीं होती है। वैसे भी आपने देखा होगा जो मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, गोल-मटोल मतलब जितना लंबा उतना चौड़ा, बहुत लोगों को आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम एक्टोमॉर्फिक कहेंगे, मेसोमॉर्फिक कहेंगे, हेक्टोमॉर्फिक कहेंगे या फिर इनको एंडोमॉर्फिक कहेंगे?
तो ये जो मोटे थुलथुले लोग होते हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये शक्ति विहीन होते हैं, इनके पास शक्ति नहीं होती है। दूसरे इनको हम कहते क्या हैं? तो ये एंडोमॉर्फिक होते हैं। उम्मीद है कि आपने एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक को अच्छे से समझा होगा। अब आप में से जितने भी लोग हैं, एक बार हमें ये बताइएगा कि आप आपका जो शारीरिक रचना है वो कौन-सा है? एक्टोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है या फिर एंडोमॉर्फिक है? हर एक को कमेंट करना है। थोड़ी और विशेषता भी देख लेते हैं। जैसे हमने 3 बातों के आधार पर लोगों को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है, रखा है, वैसे ही इनकी कुछ और भी विशेषताएँ हैं, ज़रा उनको भी सुन लीजिए। तब अपने बारे में बताइएगा कि आप किस मॉर्फिक के हैं, एंडो, मीसो या फिर एक्टोमॉर्फिक हैं, ठीक? और बताना सबको है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आत्मसमर्पणकारी व्यवहार होता है, किसका होता है? एक्टोमॉर्फिक का, मीसोमॉर्फिक का, हेटेरोमॉर्फिक का या फिर एंडोमॉर्फिक का? आत्मसमर्पणकारी जो व्यवहार होता है वो एक्टोमॉर्फिक का होता है। आपने देखा था कि जो दुबले-पतले लोग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्टोमॉर्फिक होते हैं और ये आत्मसमर्पणकारी होते हैं। क्यों? भाई हम दुबले-पतले वैसे हैं, एकदम बिल्कुल एक लकड़ी के जैसे हैं, अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो आप तो हमको मार कर गिरा ही देंगे। तो ये सोचते हैं भैया कि आप बड़े हम छोटे, वही हाल इनका होता है। ये आत्मसमर्पणकारी व्यवहार करते हैं कौन? एक्टोमॉर्फिक, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व होता है, किनका होता है? क्या एक्टोमॉर्फिक का होता है, मेसोमॉर्फिक का होता है, हेटेरोमॉर्फिक का होता है या फिर एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? प्रभुत्वशाली, जो आपने देखा होगा जैसे जो बलवान है, जिसके पास शक्ति है, तो वो क्या होगा? वो प्रभुत्वशाली होगा, ठीक? जिसके पास शक्ति नहीं है, कमज़ोर है, वो आत्मसमर्पणकारी होगा और जिसके पास प्रभुत्वशाली तो वही होगा ना, जिसके पास ताकत होगी। तो ये ताकत वाला व्यक्ति कौन था? आपने देखा था, ताकत वाला व्यक्ति यानी कि जो गठीले थे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, ताकतवर थे, वो आपके मेसोमॉर्फिक के थे, ठीक? तो मेसोमॉर्फिक वालों का जो व्यक्तित्व होता है, वो कैसा होता है? वो प्रभुत्वशाली होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सरल स्वभाव होता है, जैसे आपने देखा जो आपके जैसे जो दुबले-पतले लोग थे, वो भैया डर के अपना आत्मसमर्पण कर रहे थे। जो ताकतवर थे, जो गठीले कद-काठी के थे, उन्होंने क्या किया? वो प्रभुत्वशाली थे। अब जो मोटे, थुलथुले, खाए-पिए मस्त वाले लोग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो ये कौन से थे? क्या एक्टोमॉर्फिक थे, एंडोमॉर्फिक थे, मेसोडर्म थे या फिर मेसोमॉर्फिक थे? तो आपको याद होगा ये एंडोमॉर्फिक थे, जो कि मोटे थे, थुलथुले थे, ठीक? इनके पास शक्ति नहीं थी, ये शक्तिहीन थे। तो ये क्या थे? ये आपके एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, ठीक? आपने देखा होगा जो लोग काफ़ी मोटे, थुलथुले होते हैं, उनको झगड़ा-लड़ाई करते आप नहीं देखेंगे जल्दी। वो बिल्कुल एकदम सरल स्वभाव के दिखते हैं। तो ये हमने उत्तर बाल्यावस्था में 3 शारीरिक रचना के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था, जिसमें एंडोमॉर्फिक था, मेसोमॉर्फिक था और एक्टोमॉर्फिक था। ये आपका मेसोडर्म नहीं था। तो आप हमें बताइए कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? हालाँकि आपका किशोरावस्था बीत चुका है, बाल्यावस्था बीत चुका है, फिर भी आप ये बताइए कि आप प्रेज़ेंट टाइम में इसमें से किस में हैं, ठीक? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि बच्चे किस वर्ष तक अपने जन्म की लंबाई के 2 गुने हो जाते हैं? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में? तो जब हम लंबाई की बात करते हैं, तो बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक अपने जन्म की लंबाई के 2 गुने हो जाते हैं, ठीक?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206, 220, 270 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नवजात की अस्थियां हैं, जैसे वयस्कों में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम नवजात की बात करते हैं, तो ये इनमें 270, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 300 तक भी आपको देखने को मिलता है, ठीक? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 270 तो हम लगाएँगे ही लगाएँगे, बट 300 वाला भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक? तो नवजात अवस्था में जो अस्थियों की संख्या होती है, वो लगभग 270 के आसपास होती है, ठीक? और ये 300 भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी अस्थियाँ हमारी बाद में जुड़ती हैं। तो जुड़कर फिर अस्थियों की संख्या जो हमारी है वयस्कावस्था तक 206 आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जन्म के समय नवजात शिशु का रक्तचाप होता है कितना? मतलब कम होता है, अधिक होता है, सामान्य होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक ही चीज़ ऐसा है जो कि जन्म के समय कम होता है। क्या? वो है आपका रक्तचाप। बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, श्वसन दर ले लीजिए या फिर उनके कह सकते हैं श्वसन दर हो गया या उनके मतलब हर एक चीज़ उनका टेम्परेचर ले लीजिए, हर एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उनमें। लेकिन जब हम बात करते हैं रक्तचाप की, तो वो कम होती है। या आपने कुछ भी देखा था जो उनकी क्या होती है जो उनकी श्वसन दर होती है आपने देखा था 40 से 45 तक होती है। फिर धीरे-धीरे वो कम होती है वयस्क तक आते-आते वो 18 हो जाती है। तो हर एक चीज़ टेम्परेचर भी आपने देखा कि बढ़ता है, घटता है, ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जब हम बात करेंगे रक्तचाप तो एकमात्र ऐसा यही है जो कि नवजातों में कम पाया जाता है जो कि है आपका रक्तचाप। तो जन्म के समय नवजात शिशु का जो रक्तचाप होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रोते समय शिशु की श्वसन गति होती है 40 मिनट, 35 मिनट, 18 मिनट। अच्छा, एक बात और यहाँ पर थोड़ा-सा ना ये अट जैसे 40 है तो 40 प्रति मिनट का मतलब कि 40 बार प्रति मिनट होता है। 35 का मतलब 35 बार प्रति मिनट होता है। 18 का मतलब 18 बार प्रति मिनट होता है। 31 133 का मतलब है कि 133 बार प्रति मिनट होता है। तो जब बच्चा रोता है, तो उसकी जो श्वसन गति होती है वो सबसे अधिक यानी कि 133 के लगभग 133 बार प्रति मिनट के हिसाब से होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा देर तक रोने लगता है, तो अगर माँ है वहाँ पर कोई भी काम कर रही हो तो छोड़कर तुरंत जाती है। बच्चा इतनी इतनी तेज़ से उसकी श्वसन गति चलने लगती है। तो ध्यान रखेंगे, हमने देखा था कि जन्म के समय 40 से 45 रहता है, 1 सप्ताह बाद 35 आ जाता है, फिर धीरे-धीरे वयस्कता मतलब जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसकी जो श्वसन गति है वो धीमे होती चली जाती है। लेकिन जब बच्चा रोता है, तो रोते समय 133 बार प्रति मिनट उसकी श्वसन गति हो जाती है, ठीक? बहुत ज़्यादा है, बट इतना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नवजात शिशुओं की त्वचा होती है पतली होती है, कोमल होती है, अविकसित होती है, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं आपने देखा है ना कि नवजात कैसा होता है। उसकी जो त्वचा होती है बड़ी ही कोमल होती है, बड़ी ही पतली होती है, एकदम नाजुक होती है, लाल-लाल दिखते रहते हैं बच्चे, डर लगता है उनको छूने से भी। तो और उनकी जो त्वचा होती है वो अविकसित भी होती है, विकसित नहीं होती है। आपने देखा कि मांसपेशियाँ भी अपरिपक्व होती हैं, अविकसित होती हैं। इनकी त्वचा भी पतली-सी होती है, कोमल-सी होती है, बड़ी नाजुक-सी होती है और अविकसित होती है, ठीक? उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। पराप्रसव देखभाल का अर्थ है। पराप्रसव का मतलब क्या है? क्या प्रसव के पूर्व शिशु की देखभाल, प्रसव के दौरान शिशु की देखभाल,
प्रसव के बाद शिशु की देखभाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम पराप्रसव की बात करते हैं, पराप्रसव देखभाल का मतलब ये होता है कि प्रसव के बाद शिशु का देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। विकास की गति में होती है क्या? तीव्रता होती है, मंदता होती है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अक्सर आपने देखा होगा जब हमें अपोजिट चीजें दिखती हैं तो हम उपरोक्त दोनों नहीं लगाते हैं। बट ध्यान रखिएगा जब हम विकास की गति की बात करते हैं तो कभी मंद कभी तीव्र, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र, ऐसे चलता है विकास। विकास आपका ऐसे सीधे नहीं चलता है या ऐसे नहीं चलता है या एकदम सीधी रेखा में नहीं जाएगा। विकास हमेशा कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य का जीवन घंटी के आकार का है, ये कथन कहा गया है किसके द्वारा? क्या वाटसन के द्वारा कहा गया है, क्या बीजमैन के द्वारा कहा गया है, हरलॉक का कहना है या फिर स्टेनले हॉल का कथन है? तो ये मनुष्य का जो जीवन है ये घंटी के आकार का होता है, ये कथन आपके हरलॉक कहते हैं। हरलॉक क्या कहती हैं? कहती हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो घंटी के आकार का है। अच्छा, एक परिभाषा आपने बहुत बार सुना होगा। क्या? स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कथन किसका है? बड़ा ही एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। इसी के साथ-साथ हम एक परिभाषा और देखते हैं। इसका तो जो आपने अभी-अभी सुना, उसका आप हमें बताएँगे। जब हम बात करते हैं वाटसन की, तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। क्या? कि आप हमें एक नवजात शिशु दे दो, हम उसे जो चाहें वो बना सकते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की है। लेकिन जो इससे पहले हमने आपको परिभाषा बताई, वो किसकी है? आप हमें बताएँगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। अंडाणु। अंडाणु का आकार होता है कैसा? चौकोर होता है, गोल होता है, लंबा होता है या फिर त्रिभुजाकार होता है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये अंडाणु जो है, ये स्त्री में पाया जाता है या पुरुष में पाया जाता है? स्त्री या पुरुष? आप बताएँगे। और अंडाणु का जो आकार होता है, वो कैसा होता है? तो वो गोल होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये जो अंडाणु है, अंडाणु का व्यास कितना होता है? क्या 0.1 एमएम होता है? 0.5 एमएम होता है? 0.6 एमएम होता है या फिर 0.25 एमएम होता है? नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं न कहीं। जो ये अंडाणु होता है, ये इसका जो व्यास होता है वो 0.1 एमएम होता है। ठीक? कितना? 0.1 एमएम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्पर्म का आकार होता है। ज़रा बताइए कि ये स्पर्म जो होता है, ये महिला का है या पुरुष का है? हम बात कर लेते हैं इसके आकार की। तो क्या ये गोल होता है, त्रिभुजाकार होता है, चौकोर होता है या फिर लंबा होता है? तो स्पर्म का जो आकार होता है, वो आपका होता है लंबा। अंडाणु कैसा है? गोल है। स्पर्म कैसा है? लंबा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब स्पर्म का भी व्यास बता दीजिए। 0.5 एमएम होता है, 0.56 एमएम होता है, 0.05 एमएम होता है या फिर 0.69 एमएम होता है? जो आपने देखा अंडाणु का व्यास था वो कितना था? 0.1 एमएम था। लेकिन जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है वो कैसा, वो कितना होता है? तो स्पर्म का जो व्यास होता है वो 0.05 एमएम होता है। ध्यान रखिएगा ये और ये दोनों अलग-अलग हैं, मतलब अंडाणु के और स्पर्म के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 7 7 कह रहा है वंशानुक्रम के प्रतिगमन का सिद्धांत है
आपने वंशानुक्रम के प्रतिगमन का सिद्धांत पढ़ा है। क्या है वो? कि जब बच्चा माता-पिता के समान गुण-धर्म रखता है, जब बच्चा माता-पिता के समान ना होकर उनसे भिन्न होता है, या जब बच्चे अपने माता-पिता के विपरीत गुण धारण कर लेते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिगमन का सिद्धांत है क्या? प्रतिगमन का सिद्धांत ये है कि जब बच्चा अपने माता-पिता के विपरीत गुण धारण कर लेता है, तब वो प्रतिगमन का सिद्धांत कहलाता है। अब ये तो आपने देख लिया कि प्रतिगमन का सिद्धांत। अब ये जो तो ऊपर दिए गए हैं, ये भी सिद्धांत हैं। कौन है? यानी कि जब बच्चा अपने माता-पिता के समान गुण-धर्म रखता है, तो वो समानता का सिद्धांत कहलाता है। और जब बच्चा अपने माता-पिता के समान ना होकर कुछ भिन्न हो जाता है, तो वो विभिन्नता का नियम कहलाता है। ठीक? तो ये 3 आपके वंशानुक्रम के नियम आपके सामने थे। उम्मीद है कि आपने तीनों को समझा होगा। ये आपका प्रतिगमन का सिद्धांत था। समान गुण-धर्म रखने वाले समानता का नियम है। कुछ अलग या कुछ भिन्न गुण-धर्म रखने वाले क्या होते हैं? विभिन्नता का नियम होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 38। ये लीजिए, कथन भी आपका आ गया। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। मतलब चोर, डॉक्टर, पुलिस, वकील, मतलब जो भी मैं चाहूँ उसको बना सकता हूँ। ये जो आपके वाटसन महोदय हैं, अभी-अभी हमने बताया था कि ये वाटसन की परिभाषा है। ये वाटसन महोदय वातावरण से इतने प्रभावित हैं कि इन्होंने कहा, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, पुलिस, वकील, शिक्षक जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। इतना इन्होंने वातावरण को प्रभावी माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नाम है डायना व्यूमरिड। इन्होंने पालन-पोषण की कितनी विधियाँ बताई थी? जो डायना व्यूमरिड हैं, इन्होंने पालन-पोषण की कितनी विधि बताई? 6, 4, 10, 8। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। जो ये व्यूमरिड हैं, इन्होंने पालन-पोषण की जो विधियाँ बताई थी, वो 4 बताई थी। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि वो चारों के नाम पता चल जाते तो कितने अच्छे रहते। चलिए, उसका भी इंतज़ाम हमने कर रखा है। तो ये जो डायना व्यूमरिड हैं, इनके अनुसार जो ये इन्होंने 4 पैरेंटिंग स्टाइल बताई थी, वो कौन-कौन सी यही थी। एक थी अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल, परमिसिव स्टाइल और यूनिवर्सल स्टाइल। यही 4 थी, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने सबसे अच्छी पालन-पोषण विधि किसको बताई? क्या अथॉरिटेटिव को बताई, अथॉरिटेरियन को बताई, परमिसिव को बताई या फिर यूनिवर्सल को बताई? तो जब हम एक सबसे अच्छे पालन-पोषण की विधि की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने अथॉरिटेटिव को सबसे अच्छा बताया था। ठीक? अगर आपने क्लासेस ली होंगी, तो आपको इन चारों के बारे में पढ़ने का मौका अवश्य ही मिला होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। आपने पीवाईक्यू अगर लगाए होंगे, तो भी देखे होंगे यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। वो ये है कि अनुशासनात्मक जो शैली है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें बच्चों पर दबाव नहीं डाला जाता है, निगरानी रखी जाती है, मित्रवत व्यवहार किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो आपका अनुशासनात्मक शैली है, अनुशासनात्मक शैली की विशेषता ही यही है, ये बहुत अच्छी होती है। मतलब होता क्या है कि इसमें बच्चों पर हम प्रेशर नहीं डालते हैं, उन पर दबाव नहीं डालते हैं किसी तरह का, उन पर हम अपना प्रभुत्व नहीं जमाते हैं। हम उन पर लेकिन निगरानी अवश्य रखते हैं कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन पर निगरानी पूरी तरह से हम रखते हैं। अगर वो कहीं पर गलत कर रहे हैं, तो हम उनको समझाते हैं। हम उन पर अपना धौंस नहीं जमाते हैं, हम उन पर अपना रोब नहीं जमाते हैं, अपना प्रभुत्व नहीं जमाते हैं। हम उनको समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए या आपको इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा, मतलब
एक माता-पिता की ज़िम्मेदारी जो होती है, वो इसमें बखूबी निभाई जाती है। इनके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है, ठीक? तो ये अनुशासनात्मक शैली की विशेषता होती है जिसे हम अथॉरिटेटिव कहते हैं और आपने देखा कि ये सबसे अच्छी पैरेंटिंग स्टाइल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से किस में पूँछ नहीं पाई जाती है? अच्छा, ये जो आपने अभी चारों देखा था कहाँ गया? ये, ये वाला। इसमें आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ये आपका एक प्रभुत्वशाली होता है, ठीक? इस पे हमेशा बच्चों पर जो है दबाव डाला जाता है, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक? और ये उतने अच्छे ये नहीं होते हैं, बट आपका जो है बच्चों को नेग्लेक्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों की हर ज़रूरतों को पूरा कर देना बट उनसे कोई लगाव ना रखना, ये अच्छा स्टाइल नहीं है। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर किसकी? क्वेश्चन नंबर 42 की। पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से पूँछ पाई जाती है किसमें? अंडाणु में, शुक्राणु में, गर्भाशय में या फिर अंडवाहिनी में? यहाँ से मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो ज़रा क्वेश्चनों को नोट डाउन करिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं पूँछ पाई जाती है, तो वो शुक्राणु में पाई जाती है। अभी हमने आपसे पूछा था कि अंडाणु किसमें पाया जाता है? शुक्राणु किसमें पाया जाता है, ठीक? तो उम्मीद है कि अभी तक तो आपने बता ही दिया होगा। तो जब ये आप ये बताइए कि जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है, इनका निषेचन कहाँ पर होता है? और दूसरा ये कि निषेचन के बाद ये स्थापित कहाँ पर होता है? अर्थात इनका जो आरोपण होता है, वो कहाँ पर होता है? और आरोपण का अर्थ आपने कल ही समझा था। तो आप हमें बताएँगे ये दोनों, मैं इतना आसान भी कर देती हूँ कि इन्हीं दोनों का नाम मैं ले रही हूँ। अब आप ये बताइए कि ये जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है, जब इनका मिलन होता है तो उसी को हम निषेचन कहते हैं, ठीक? अब इनका निषेचन कहाँ होता है और आरोपण कहाँ होता है, ये आप हमें बताएँगे। 2 क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है और ये दोनों क्वेश्चन तो हमने आपसे पहले ही पूछ रखा है। उम्मीद है कि ऊपर के 2 क्वेश्चन जो हैं उसको आपने पहले ही बता दिया होगा। अब ये जो बचे अब ये जो बचे 2 आपके क्वेश्चन आप अभी बताएँगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और आपको समझने लायक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नया कॉन्सेप्ट है, नया का मतलब हमने अपनी क्लास में ऐड शायद नहीं किया है, तो इसे कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा। जब प्लेसेंटा, और आपको पता है कि प्लेसेंटा जब गर्भ धारण करती है महिला, उसके बाद ये प्लेसेंटा बनता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे शरीर में होता है, जैसे कि हमारे फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब हमारे ही शरीर के पार्ट हैं। बट ये जो प्लेसेंटा है ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, बच्चे के मतलब गर्भधारण के बाद इसका निर्माण होता है और इसी से बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक? पूछा जा रहा है आपसे, जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से चिपक जाए और जन्म के बाद भी ना निकले, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है? प्लेसेंटा एक्रीटा कहलाता है? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा एक्रीटा कहलाता है या दोनों कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जैसे प्लेसेंटा में 2 कंडीशन आते हैं। जैसे ये कैसे आपको बताएँ? ये मान लीजिए माँ का गर्भ है, ठीक? और ये जो प्लेसेंटा है, ये ऐसे यहाँ पर होता है, ठीक? और ये कभी जाकर एकदम एकदम से इसी गर्भाशय में जाकर बिल्कुल चिपक जाए और वो ये जन्म के बाद भी ना निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या वो प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर प्लेसेंटा एक्रीटा है? तो इसे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से। अगला क्वेश्चन यही है आपका कि जब प्लेसेंटा नीचे आ जाए, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जैसे प्लेसेंटा आपका यहाँ होता है ऊपर की साइड और जब कभी यहाँ यहाँ एकदम इसके मुँह के पास आ जाए, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति को या इस स्थिति को हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है?
दोनों को आपने समझा। क्या समझा? कि जब एक्रीटा क्या है? प्लेसेंटा एक्रीटा। जब जो आपकी प्लेसेंटा है ये दीवार में जाकर बिल्कुल चिपक जाए, गर्भाशय में जाकर बिल्कुल से चिपक जाए और ना निकले, तो ये आपका है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्रीविया क्या है? प्रीविया जब प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ जाए तो वो आपका क्या होता है? वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। गर्भपात के सामान्य कारण में शामिल है क्या? मदिरापान अधिक करना, माता का कुपोषित होना, गुप्त रोग होना या फिर उपरोक्त सभी? गर्भपात के सामान्य कारणों में ये सब शामिल हैं। इसी के साथ-साथ आपने कल भी देखा था कि माँ को किसी संवेगात्मक आघात लगना, कोई गुप्त रोग होना, माँ का कुपोषित होना, मदिरापान अधिक सेवन करना, विटामिन ई की कमी होना, तो इन सभी कारणों से गर्भपात होता है। ये था आज का आपका पूरा का पूरा 45 क्वेश्चन। हमने छोड़ा है आपके गर्भपात पर। कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे गर्भपात क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के गर्भपात को कौन-सा गर्भपात कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का भी टॉपिक आपके समझ पर मतलब आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि याद करनी होगी, उसी के बेस पर हम कल चीज़ों को चर्चा करने वाले हैं। तो कल हम इन गर्भाशय पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, गर्भपात पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे जो भ्रूणावस्था है अर्थात गर्भधारण से लेकर प्रसव के पहले की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस माह में बच्चे कितना क्या डेवलप होता है उनका, ठीक? तो कल की क्लास भी बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन तो आपको पसंद आया ही होगा, आपने आज के सेशन को एन्जॉय किया होगा। कल के लिए आप तैयार हो जाएँगे और अगर आपके पास बुक है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप थ्योरी के क्लासेस को जाकर रिवाइज कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग को क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, मुझे समझ नहीं पा आप ढूँढ नहीं पा रहे हैं कि दिक्कत क्या आ रही है। जैसे जब आप क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको होम साइंस क्लासेस लिख कर आ रहा होगा, वहाँ पर एक छोटा-सा लोगो ऐसे ही लगा होगा जो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, बिल्कुल हल्का-सा। तो वहाँ पर आपको जब आप यहाँ होम साइंस क्लासेस पर टच करेंगे, आपको कहीं और नहीं जाना है, तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएँगे चैनल पर। चैनल पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा एक होम का, एक मिलेगा वीडियो का, एक मिलेगा प्लेलिस्ट का, एक मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट का। आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर। जब आप वीडियो पर देखेंगे तो आपको नीचे से एक तरफ से सारी क्लासेस मिलेंगी जैसे-जैसे हमारी क्लासेस हुई हैं। बट जब आप प्लेलिस्ट पर चले जाएँगे तो आपको यहाँ पर अलग-अलग फ़ोल्डर मिलेगा। आई थिंक लगभग-लगभग 15 से 16 फ़ोल्डर हो गए हैं। मैंने छोटा-छोटा फ़ोल्डर आपका अलग-अलग बना कर रखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि अगर आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो हमने उनको अलग रखा है। आपका आरडीए है, उसको हमने अलग रखा है। जो हमने प्रैक्टिस सेट 24 में किया था, यानी कि जो 2024 का हमारा फ़ोल्डर था, वो अलग है। जो हमने क्लासेस की हैं, वो अलग हैं, थियरी की क्लासेस। जो हमने प्रैक्टिस सेट किया है, हमने उसका भी अलग से फ़ोल्डर बना दिया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आप जाएँगे प्लेलिस्ट पर और अलग-अलग फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर को खोलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको एक लाइन से मिल जाएँगी। ठीक? अगर आपको कोई दिक्कत फिर भी हो रही है, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर दूँगी, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन इतना मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है कि आप अभी जाकर खोल सकते हैं। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक हमने 10 प्लस क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो एक बार उनका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करिएगा, हालाँकि हमने कुछ ऐसा नहीं पूछा है जो कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस ना किया हो। आप जाकर थ्योरी की क्लासेस लीजिए, अगर कोई डाउट है, वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी हमने आपको क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पर आपको सारे आंसर मिल जाएँगे।
तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, थियरी की क्लासेस अच्छा मैंने कई लोगों को देखा, अगर आप 40 प्लस नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा-सा दिक्कत है। आपको थियरी की क्लासेस बार-बार देखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस किया है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपने रिवीज़न कम किया है। जब आप रिवीज़न कम किए हैं तो चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाएँगी और ये अच्छी बात नहीं है। आपको 40 प्लस हर हाल में रहना है, क्योंकि हो सकता है कि 2, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे हों, नए हो सकते हैं, बट इतना भी नया है नहीं है कि आप कर ना सकें। तो आपको रिवीज़न करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो थ्योरी की क्लासेस आपकी सारी की सारी पड़ी हैं, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रिवीज़न कर लेना है, जहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन गेन कर सकते हैं, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।